अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत सारा कुछ और बहुत अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के इंटरनेशनल टूर्स क्रिकेट के शुरू हो चुके हैं और ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है। स्क्वाड्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए लंबा चौड़ा स्क्वाड है। इमाद वसीम की वापसी हुई और अमेजिंगली आजम खान इन हुए जो कि मोइन खान के बेटे और कोयटा ग्लैडिएटर के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत को देखते हुए आजम खान का मौका बना। इन हुए फिटनेस पर बात हो सकती है, मेहनत कर रहा है आजम बहुत अच्छा प्लेयर भी है। कीपिंग उसका एक एज है, अच्छा तेज़ खेल लेता है, अच्छा बैटिंग स्टाइल है। कता नज़र कि वो किसके बेटे हैं, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अब इस पर ज़रा बात हो सकती है कि क्या जल्दी कर दी या फिर आजम खान ड्यू था अब टीम में आना। इमाद वसीम की वापसी हुई है, मुझे बड़ी खुशी हुई। इमाद वसीम डिज़र्व करता है और ये भी कहा गया चीफ सेलेक्टर की जानिब से कि इमाद वसीम यूएई की पिचेस के लिए बड़ा यूज़फुल बॉलर और बैट्समैन है और वहाँ पर एक्सपीरियंस रखता है, तो उसको मद्देनज़र रखा। चीफ सेलेक्टर ने पूरी टीम जो सिलेक्ट की है उसमें अभी पीएसएल का जिक्र नहीं, लेकिन डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस के बारे में बड़ा वाज़ेह कहा मोहम्मद वसीम ने कि उसको मद्देनज़र रखा गया डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को, जिसकी वजह से हमने अहमद शहजाद को कंसीडर नहीं किया। डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, फिटनेस के मसाइल रहे। अगले सीज़न में उन्हें देखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वहाब रियाज और शोएब मलिक पर नज़रें हैं हमारी, ज़रूरत के मुताबिक उनका भी इस्तेमाल होगा, वो कंसिडरेशन में नज़रअंदाज नहीं किए गए। PSL 6 रौनकें बहाल हो गई। 9 जून से मैचेस शुरू। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल 24 जून को चला गया। 25 को अब इंग्लैंड का दौरा होगा, तो ज़रा आगे जाकर मैचेस का क्या सूरत हाल होगी, क्या कोई एक T20 स्किप हो जाएगा या क्या मामला होगा, इस पर भी बात करेंगे। और PSL के ओवरऑल स्ट्रक्चर और PSL पे बात करेंगे। बड़ी मुश्किल के बाद PSL शुरू हुई। नसीम राजपूत सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हमें ज्वाइन कर लिया। उन्होंने भी सैयद उवैस क्रिकेट एक्सपर्ट उन्होंने भी ज्वाइन किया। हमारे नुमाइंदे शहजादा मोइन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा अंदर की खबरें लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो सिलेक्शन हुई है उसमें क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले उवैस ये बताएं कैसे हैं, क्या सूरत हाल है। और PSL 6 फाइनली स्टार्ट हो गई। 9 को पहला मैच हो जाएगा। लाहौर कलंदर पहला मैच खेलेगी इस्लामाबाद से। कैसे देख रहे हैं, और एक मुश्किल हालात थे जो अब टल गए हैं, बेयकीनी की सूरत हाल यकीन में बदल गई। अस्सलाम वालेकुम असलान। बड़ी खुशाइंदा बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग, अल्लाह का शुक्र है कि उसका आगाज होने जा रहा है। आपको पता है कि बड़ा इशू हुआ था जो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपको पता है इसमें कुदरती वफात है कोविड-19 और उसने खाली PSL नहीं पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स को आपको पता उसने अफेक्ट किया है काफी। और एट लास्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी मेहनत, खास करके मोहम्मद वसीम खान जो CEO भी हैं, उन्होंने मेहनत करके पाकिस्तान सुपर लीग आखिरकार होने वाली है। एक चीज आई नो कि अबू धाबी स्टेडियम में मैचेस हैं, जरूर लोगों को भी होता है क्योंकि पूरी जिंदगी वहां पर खेलता भी रहा हूँ। यूएई की तरफ से काफी ह्यूमिड कंडीशंस है, आसान नहीं होगा उस ह्यूमिड कंडीशंस में खेलना, लेकिन आफ्टर ऑल अच्छी बात कि PSL हो रहा है और इसका बैकअप भी करना चाहिए। राइट टाइम पे हो रहा है क्योंकि आपको वर्ल्ड कप के लिए आपकी टीम भी फाइनल करनी है और नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं जैसे आपने इंट्रो में बताया, तो होपफुल पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी होगी। चले, नसीम भाई हमारे साथ मौजूद है। नसीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, मुझे पता है बहुत ज़्यादा बिजी है सर, थैंक यू। नसीम भाई डबल हेडर्स भी होंगे, डबल हेडर्स 6 बजे शुरू होंगे, एक मैच फिर 11 बजे हुआ करेगा, 6 के करीब डबल हेडर्स भी हैं। बहरहाल PSL का स्टार्ट होना हमारे लिए खुशाइंद है। बहुत ज़्यादा उस पर बातें हुई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, लेकिन PSL स्टार्ट हो गई। कैसे देख रहे हैं नसीम भाई, अच्छा इवेंट हो जाएगा, यूज़फुल इवेंट होगा पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे, चूँकि आगे आने वाला वर्ल्ड कप भी यकीनी तौर पर UAE में ही होगा जिसके इम्कानात का फाइनल 28 को हो जाएगा। अरसलान थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम अपने मैचेस को कंप्लीट कराने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस तो हम बार बार तस्करा कर रहे थे, बार बार हम बात कर रहे थे कि ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो अपना कॉम्बिनेशन है जो वर्ल्ड T20 में होना चाहिए वो अब तक बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। खासकर मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात कर लेते हैं, इवन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट आप देख लें, जहां पे 4 में से 3 मैचों में शहनशाह अफरीदी को 45 रन 40 रन पड़ रहे होंगे, वहां पे हमारी बॉलिंग के हवाले से सीरियस क्वेश्चन मार्क जरूर होंगे, क्योंकि हारिस रऊफ जिस मैच में अगर वो थोड़े से भी वेवर्ड हो जाते हैं या उनको मार पड़ जाती है, फिर उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इनएक्सपीरियंस हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे उस कॉम्बिनेशन को दुरुस्त करने का सबब बनेंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी अगेंस्ट टफ टीम जिनसे हमने जाके खेलना है। जिम्बाब्वे तो वहां नहीं होगी, या साउथ अफ्रीका अपने 5 बेहतरीन प्लेयर्स के बगैर तो हमारे खिलाफ खेल नहीं रही होगी।
जीत नहीं है, पाकिस्तान जीत के आ रही है, हम इसमें कोई शुबा नहीं है कि हम अपनी जीत का क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहे थे। और ये पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में हम जरूर देख लेते कि हाँ भाई शोएब मलिक साहब आपकी क्या फॉर्म चल रही है, आपकी फिटनेस का लेवल क्या है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं T20 में, या अगर हम जज कर लेते कि भाई मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज किस फॉर्म में, उनका एक्सपीरियंस भी अब बहुत ज्यादा हो गया, वो किस तरह के रिदम में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कितनी एफर्ट किए जब वो टीम से बाहर रहे, हमने वो कुछ भी चेक नहीं किया। हमने PSL के आगाज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले टीम का अनाउंसमेंट कर दिया। तो इसका मकसद ये हुआ कि सिलेक्शन कमेटी के प्लान में थे ही नहीं ये तमाम के तमाम सीनियर्स। देखिए अच्छा, ये नसीम भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात नसीम भाई आपने की है कि सिलेक्शन कमेटी के प्लान में नहीं थे सीनियर। नसीम भाई, क्या शोएब मलिक का फ्यूचर देख रहे हैं वर्ल्ड कप से जुड़ा? अरसलान, अब बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखिए, आप कम से कम अगर यही आप अनाउंसमेंट 16 तारीख को कर लेते, 17 तारीख को कर लेते, हर टीम 3-3 मैच खेल लेती, जो 9 तारीख से मैचेस शुरू हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है जी आमिर साहब का क्या रिदम दिखाई दे रहा है। हसनैन और हारिस रऊफ को अगर मैं सामने रखता हूँ और आमिर को देखता हूँ, तो फिर कौन सी बेहतर चॉइस है? वसीम साहब, मोहम्मद वसीम साहब की बात कर रहा हूँ। तो वसीम इतने सारे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए कि कंफ्यूजन हो जाती है किस वसीम मैं सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद वसीम की बात कर रहा हूँ कि आप कहीं तो स्टैंड लेते ना, आप ऐसे ही लगा कि वो लोग, चूंकि शोएब मलिक ने, मोहम्मद आमिर ने, कहीं ना कहीं वहाब रियाज ने भी मौजूदा टीम की मैनेजमेंट के हवाले से सवालात उठाए थे, तो आप उस मैनेजमेंट के आगे कहीं ना कहीं घुटने टेके हुए दिखाई देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और यही वजह है कि उन्हें आपने मौका ही नहीं दिया उनको, उससे पहले टीम का अनाउंसमेंट कर दिया। आप 16 तारीख को कर लेते, आप 17 तारीख को कर लेते। देखे, ये भी बड़े स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के, चाहे वहाब रियाज की मैं बात कर लेता हूँ, मैं शोएब मलिक की बात कर लेता हूँ, मैं मोहम्मद आमिर की बात कर लेता हूँ। बहुत सर्व किया है यार इन्होंने इस मुल्क को। और अगर वो कह रहे हैं, उनका तजुर्बा भी है कि हम तैयार हैं खेलने के लिए, हमने बड़ी मेहनत की, हम बहुत तैयारी के साथ आ रहे हैं, तो देख लेते हैं उनकी तैयारी भी। आप जवाब खुद देते हैं चीखने का लोगों को, आप मौका खुद फराहम करते हैं लोगों को चीखने का। यही 16-17 तारीख को आप टीम अनाउंस करते, टीम ने 25 को जाना है, तमाम के तमाम लोग गेयर अप हो जाते। देखें, टेस्ट टीम तो मसला ही नहीं है, ODI टीम तो इस वक्त मसला ही नहीं है, इस वक्त T20 टीम मसला है, क्योंकि पाकिस्तान ने T20 इस साल खेलना है जाके। मिडिल ऑर्डर बैटिंग का आपका प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आप देखते तो सही कि भाई आपने एक तो वो मौका भी जाया किया जो आपको साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के टूर पे कर सकते थे कि फखर से और शर्जील से आप आगाज करा के तो देखते कि आपका एक ऐसा पेयर कि जिनमें से कोई एक भी 15 ओवर खेलता है, हम कहां जाके छू रहे हैं। आपने उस पेयर को ट्राई नहीं। देखिए, पेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जोड़ी का होना। नसीम भाई, आपने अब जो बात की है ना, आपने वैसे मेरा ख्याल है हिट किया सही पॉइंट को कि टेस्ट में हमें इशू नहीं है, वनडे में हमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, वनडे में हम कर लेंगे क्योंकि वनडे में हमारे पास प्लेयर्स हैं जो मिडिल ऑर्डर में चल जाते हैं। लेकिन T20 हकीकी मानों में मिडिल ऑर्डर के लिए हमने देखा, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी हम सर्वाइव करते दिखाई दिए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी। और जिम्बाब्वे जैसी वीकर साइड और साउथ अफ्रीका जैसी उस वक्त की वीकर साइड, चूंकि 5-6 प्लेयर्स उनके नहीं खेल रहे थे, दुरुस्त बात है। मैं ज़रा इसमें अवैस को और शहजाद मोइन को भी शामिल करूँ। शहजाद मोइन, क्या खबरें क्या हैं शोएब मलिक के हवाले से? नसीम भाई ने बड़ा क्लियर कहा कि वो फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, और जाहिर है कि बतौर सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर वो ये बात दुरुस्त भी कह रहे हैं, हम भी यही देख रहे हैं कि शोएब मलिक को शायद आगे चांस मिलना मुश्किल हो जाए। और सेम बात वहाब रियाज के लिए। मोहम्मद आमिर का मैं सुन रहा था कि कोई बातचीत हो जाएगी वेस्ट इंडीज़ के टूर से पहले, लेकिन बड़ा क्लियर कट हो गया कि मोहम्मद आमिर भी अब बाहर है। जी बिल्कुल, देखिए नसीम भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि थोड़ा सा इंतजार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है इंतजार करना था। 3 से 4 मैचेस हो जाते पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के, तो उसके बाद जो है कौमी टीम का अनाउंस किया जाना था तो ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि देखें पाकिस्तान को जो है T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो इसके लिए प्लान समझ में नहीं आया। क्योंकि हमेशा ये देखा गया कि PSL से जो है T20 के लिए क्रिकेटर निकल कर आते थे, लेकिन इस दफा इंतजार किए बगैर चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जो है टीम का अनाउंस कर दिया। उन्हें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना था ताकि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके जो रिदम है वो वापस आ जाते हैं और वो परफॉर्म जो कर रहे होते तो फिर शायद उन पे भी जो है उंगलियां नहीं उठती। लेकिन अब ऐसा जरूर दिखाई दे रहा है। शोएब मलिक की अगर करियर की बात करें तो कम से कम शोएब मलिक को जो ये जो वर्ल्ड कप है उसे जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि एज ए सीनियर मिडिल ऑर्डर में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और अच्छा, वैसे एक बात है, हमारे
हमारी रिवायत भी रही है, नसीम भाई भी और अवैस भी इस पे बेहतर बात करेंगे, कोई पता नहीं होता। इमाद वसीम कंसिडरेशन में बिल्कुल नहीं था, मैं ये बात आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन कोई पता नहीं होता कि कब हमारे प्लेयर्स इन हो जाते हैं और कब आउट हो जाते हैं। कभी इन फॉर्म बैट्समैन को बाहर करते हैं तो वापस ही नहीं लाते, कभी इन फॉर्म बॉलर को रेस्ट के नाम पे बाहर करते हैं तो वापस ही नहीं लाते। ऐसा उमर गुल के साथ बेचारे के साथ बहुत बार हुआ है, ऐसा अहमद शहजाद के साथ बहुत बार हुआ है, कामरान अकमल के साथ मुतादिद बार ऐसा हुआ है। और हमारा प्लेयर होता था कासिम कमाल बेचारा, वो तो खैर उसकी नज़र हो गया सियासत की, उस गरीब के साथ भी हुआ। तो हमारे यहाँ कोई रिवायत नहीं है कि परमानेंटली अगर किसी को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बाहर करें तो उसको। अवैस ये बताएं कि आज़म खान टीम में शामिल हो गए, कैसे देख रहे हैं? समझते हैं कि आज़म खान बेटर चॉइस हैं? चलो एक छोटा सा ब्रेक है माज़रत के साथ, एक ब्रेक से वापस आता हूं तो आप आज़ाद से आज़म खान पर भी बात करो, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। नसीम राजपूत, सैयद अवैस और शहजादा मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अवैस से मैं ज़रा पूछना चाह रहा था कि आज़म खान की सिलेक्शन जस्टिफाई करती है मिडिल ऑर्डर के जो गैप है उसको, क्या कहते हैं अवैस? देखिए, अपना आज़म खान एक यंगस्टर जरूर है और उसने अपना परफॉर्म तो जरूर ऑन एंड ऑफ किया, लेकिन यार अगर आप उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे देखें, नसीम भाई इस वक्त मौजूद है क्योंकि नसीम भाई जरूर मुझे करेक्ट कीजिएगा, फर्स्ट क्लास सेटिंग से उन्होंने अभी तक एक मैच खेला है और वो भी एवरेज उनकी 25 के करीब है। और लिस्ट ए के अंदर भी शायद 15 मैचेस उन्होंने खेले और T20 में स्टार्ट्स में शायद 36 मैचेस खेल चुके हैं। लेकिन जो आपको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता है, आपको पता है सैयद अरसलान, हम लोग ओपनिंग डिपार्टमेंट की नसीम में जैसे बात कर रहे थे, ओपनिंग में स्टार्ट में बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ओपनिंग के अंदर आपके पास इस वक्त बाबर आजम मौजूद है, फखर जमान T20 की मैं बात कर रहा हूँ, और शर्जील खान के अभी तक आप रिजवान भी आपको ये नहीं पता कि इन चारों में से भी आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट का पैर कौन सा होगा वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए। मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको पता है जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान को नजर आ रहा है वो आसिफ अली थे। याद होगा आपको कि उनको कंसिस्टेंटली चांसेस दिए गए लेकिन वो ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर ही नहीं सके पाकिस्तान के लिए। मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको बड़ा अपना एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होता है जो बेसिकली ऊपर के प्लेयर्स के साथ और नीचे के प्लेयर्स को लेके चलना जानता हो कैसे मैंने खेलना है। आजम खान अभी यंगस्टर हैं और जरूर उम्मीदें उनसे जरूर होती हैं, जारहाना किस्म के बैट्समैन भी, आपको पता उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी काम किया, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि बहुत अर्ली था कि आप उनको मिडिल ऑर्डर जब पाकिस्तान का जो एक पता आपको पोजीशन जहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बैट्समैन चाहिए जो कि खेल सके, उस पोजीशन के लिए बहुत अर्ली। और दूसरा एक और चीज, अगर मैं गलत नहीं तो मैं कहना चाहूँ, देखिए आप आजम खान को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे नसीम भाई और दूसरे हमारे भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि यार एटलीस्ट आप 2 से 3-4 मैचेस के लिए आप वेट करते, आप कम से कम आपको जज हो जाता है कि लड़का कितना केपेबल है। आपने सीधा उठा के उनको वेस्ट इंडीज और आगे आई थिंक से इंग्लैंड के साथ सीरीज है जो कि टफ सीरीज है, आसान सीरीज होने वाली नहीं है, आप उसके अंदर इनको एकदम इंक्लूड कर रहे हो। बेस्ट तरीका कार ये था जब आप होम सीरीज खेल रहे होते, जब आप जिम्बाब्वे जैसी सीरीज के खिलाफ उनको इंक्लूड करते जहां पर एक लड़के को लॉन्ग रन मिलता है। यहाँ पर एक मैच में फ्लॉप होगा, 2 में होगा, क्रिटिसिज्म स्टार्ट होगा, फिर उस लड़के को आप ड्रॉप कर दोगे। जैसे ताबिश के साथ हुआ, ताबिश को आपने 36 साल की एज में 38 साल की एज में आपने डेब्यू करवाया, सबको पता है कि प्रेशर में आपने डेब्यू करवाया क्योंकि सब लोग बोलने लग पड़े थे कि यार अब नहीं तो कब। जब मुझे याद है कि जब उसकी टांगों में जान थी, जब जूस था बैक इन 2012 आई प्लेड अगेंस्ट जिम्बाब्वे पाकिस्तान है, और मुझे याद है कि तब वो कितना तगड़ा था, तब आपने उसको चांस दिया नहीं, अब आपने उसको चांस दिया, जब जूस खत्म हो गया आज आप उसको ड्रॉप कर देते हो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड सीरीज में जहां पर इंग्लैंड में बॉल सीन भी करता है। तो ये चीजें जो उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं कहता हूँ कि प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। इन छोटी छोटी अपना गलतियों की वजह से आप प्लेयर के साथ भी, उसकी जिंदगी के साथ भी खेलते हो, उसकी परफॉर्मेंस के साथ भी आप खेलते हो। नसीम भाई, आजम खान अच्छी सिलेक्शन है, ठीक सिलेक्शन है या अर्ली सिलेक्शन है? मैं उवैस साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जो उन्होंने बात की कल सेम यही ट्वीट मैंने किया था जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ, तो मैंने ट्विटर पे कहा था कि अगर सिलेक्शन कमेटी के प्लान में आजम खान शामिल थे तो उन्हें हर हाल में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के टूर पे होना चाहिए था, बजाय इसके कि आप इंग्लैंड की टफ कंडीशन में खिलाएं। वेस्ट इंडीज में भी बैटिंग के लिए कोई इतनी आइडियल साजगार कंडीशंस नहीं होती हैं। अगर आप कैरेबियन प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड जरा कंपेयर तो करें बाकी दुनिया की लीग से, तो आपको अंदाजा होगा कि वहां कितने हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, बैट्समैनों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अंदाजा हो जाएगा। इस लिहाज से आजम की सिलेक्शन के मैं खिलाफ नहीं हूँ। आजम ने अगर ठीक है वो
परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। देखिए बहुत सारी चीजें सेहत के से जोड़ दी जाती हैं कि भाई उनका वेट देखो, अरे भाई आप उनकी स्किल्स भी देखो, शर्जील खान की अपनी स्किल्स भी देखो। आपने कौन सा उसको कोई 100 मीटर दौड़ में दौड़ाना है यार, उससे 10 ओवर बैटिंग करने के बाद अगर वो 80 रन आपको देके चला जाता है तो वो टीम के काम आ गए। बाकी जो 11 खेल रहे हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद है, उनकी भी अपनी एबिलिटी है, उनकी भी अपनी अहमियत है। और दूसरी चीज जो अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद वसीम से, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से कल जब ये सवाल किया गया कि आप थोड़ा सा ताखीर से टीम का अनाउंसमेंट कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, पता चल जाता भाई आजम खान की फॉर्म कैसी है। इतने अरसे से तो वो भी नहीं खेले ना, तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आखिरी मर्तबा जो खेले वो पाकिस्तान सुपर लीग में ही खेले थे, उसके बाद से तो वो भी नहीं खेले। उनकी अपनी फॉर्म कैसी है। अच्छा नसीम भाई, एक चीज चाहूंगा कि इसमें ऐड भी कर दें। आपने दो चीज़ें, एक तो सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, हफीज़ अपने मुंह से कह चुके हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वनडे में खेलने से, तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए अगर आप कंसीडर कर सकते थे तो वनडे में भी कर सकते थे हफीज़ को मिडिल ऑर्डर के लिए, क्योंकि वनडे में मिडिल ऑर्डर के लिए हमारे पास, ठीक है आपकी बात के वनडे में इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर में हमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाते हैं जहाँ पर हमें ऊपर के बैट्समैन को खिलाना होता है या कभी नीचे के प्लेयर को साथ लेके चलना होता है। अरसलान, जब हफीज अवेलेबल थे साउथ अफ्रीका में तो उन्हें खिलाना चाहिए था, कोई वजह नहीं थी कि आपने नहीं खिलाया, इसके बावजूद कि आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। और वो वहां पे ये स्टेटमेंट भी दे रहे थे, वो T20 टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहां पे जब वो मौजूद थे और आप प्रॉब्लम में थे तो उस सूरत में तो खिला देते हैं। यहाँ पे इमरान खान साहब यूनुस अहमद को साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से बुला के खिला दिया उन्होंने, इंडिया में उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी जो कहीं पर भी नहीं थे, और कितने सालों के गैप के बाद वो खेले थे क्योंकि उन्हें पता था ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हफीज तो वहां पे अवेलेबल थे। मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था कि मोहम्मद वसीम ने जवाब ये पेश किया कि लॉजिस्टिक के मसाइल की वजह से हमें टीम पहले अनाउंस करना पड़ी। अरे भाई, आपके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का तो ये आलम है कि सरफराज अहमद पहले चार्टर्ड फ्लाइट से नहीं जाते, फिर वो जाके एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं, उनका वीजा हुआ होता। क्या आप 4 लोगों के और वीजे कराने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि आपने टीम अनाउंस करनी थी? तो भाई आप उन 4 का भी वीजा करा लेते, उसमें वहाब रियाज भी आ जाते, आमिर भी आ जाते, शुएब मलिक भी आ जाते। और शुएब मकसूद का कोई तस्करा नहीं कर रहा, शुएब मकसूद अब बहुत इंप्रूव बैट्समैन हो गए, पावर हिटिंग उनकी बहुत इंप्रूव कर गई है, लेकिन शुएब मकसूद भी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे। आप इन 4-5 लोगों के एक्स्ट्रा देखें, इनमें बहुत सारे लोगों के तो इंग्लैंड के वीजे लगे होते हैं आमतौर पे, लेकिन अगर नहीं भी लगे तो भाई आप 5 वीजे के कितने अखराजात हो जाते हैं जहां आप चार्टर्ड फ्लाइट चला रहे कि अपनी बात को मनवाने के लिए। आपके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ने काम क्या किया? आप जरा उठा के तो देखें कि आपके पहले 25 लोग रह जाते हैं, फिर 15 लोग रह जाते हैं, कौन उतरेगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन कब पहुंचेगा, साउथ अफ्रीका की फ्लाइट कब उतरेगी, इंडिया के लोग कब पहुंचेंगे, आप तो किसी चीज में क्लियर ही नहीं थे। आपके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की ये बात ठीक है नसीम भाई, हसल फैलाया गया, कंफ्यूजन फैलाई गई, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, और लोगों में बड़ी कंफ्यूजन रही। अरसलान जवाब क्या दे रहे हैं? वो जवाब ये दे रहे हैं वसीम साहब के लॉजिस्टिक का मसला था, बड़ा आपका अपना लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ के मसाइल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं बैठ के कि एक पाकिस्तान सुपर लीग 10 दिन से, रमजानों के 10 दिन आपने वहां गुजारे, उसके बावजूद आप एटलीस्ट अपने लोगों के वीजे नहीं लगा सके। चलो छोड़ो साउथ अफ्रीका की फ्लाइट, सही बात है, चलो छोड़ो आप अपने लोगों को लगा सके थे यार। आप कौन सी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की बात? एक छोटे से ब्रेक पर जाना है नसीम भाई, मुझे आपकी बात भी कंप्लीट करता हूं, ब्रेक से वापस आता हूं तो जरा आप बात करेंगे पीएसएल की। पीएसएल 6 से स्टार्ट हो रही है, कोयटा ग्लैडिएटर बड़ी खतरनाक और ऐसी पोजीशन पे है कि डू एंड डाई है, और दूसरी तरफ फाफ डू प्लेसेस ने भी ज्वाइन कर लिया है, आंद्रे रसेल भी मौजूद हैं, अच्छी टीम हो सकती है। आप सरफराज के लिए कितना मार्जिन है, लेकिन मसला ये है कि हर मैच जीतना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा इशू है। वापस आते हैं तो कोयटा और मुल्तान के ज़रा सेटअप पर भी बात करते हैं और उनके गेम प्लान पर भी। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था आप जरा बात करेंगे PSL 6 की, टीम्स की, मैचेस की, स्क्वाड्स की और पॉइंट्स टेबल की। कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान है मुश्किल में, जबकि पेशावर ज़ल्मी, कराची, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर भी सुकून में, और लग यूं ही रहा है अब तक की सूरत हाल देख के, लेकिन कोई पता नहीं होता कब अप्स एंड डाउन शुरू हो जाए,
कि मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर बॉटम में ही रहें शायद, और 4 जो टीम टॉप पर हैं वही टीम आगे जाने के लिए अहल हो या क्वालिफाई करें। मे बी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएं, चूँकि आगे आने वाला टूर्नामेंट अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नसीम राजपूत, सैयद मोहम्मद अवैस और शहजादा मोइन मेरे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, पहले ज़रा आपसे इस पर बात कर लूँगा। ये बताएं सर, कोयटा के लिए मुश्किलात हैं। सरफराज अहमद का हमने देखा कि पारा भी बड़ा हाई रहता था ग्राउंड में, कुछ मोराल भी थोड़ा डाउन था। अब तो मेरा ख्याल है टीम भी बड़ी बैलेंस लग रही है, लेकिन अब डू एंड डाई सिचुएशन है सर हर मैच के लिए। कैसे देख रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर को? अरे कमबैक करेगी कोयटा, मेरी टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स। देखना कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। वैसे वाकई में मुश्किल तो बहुत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अरसलान। खैर इनके पास अब मार्जिन बहुत कम है, लेकिन आंद्रे रसल आ गए, फैफ डु प्लेसी तो पहले भी थे, लेकिन उनके जो इससे पहले जो प्लेयर्स थे वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। खासकर वो ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर्स जो उन्होंने मुंतखब किए वो इतने मारूफ नहीं है, लेकिन वो दोनों बहुत कॉम्पिटेंट है। मैंने उनको खेलते हुए देखा है, उनके नाम भी बड़े, वेस्टफील्ड और कुछ इस तरीके के नाम है, वेदरलैंड एक, वो दोनों बहुत टीम के बैट्समैन है। और जिस तरीके की मैंने उसकी हिटिंग देखी थी, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन था, तो उम्मीद बहुत है आंद्रे रसल के आने के बाद, और खासकर उन 2 ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर्स के आने के बाद। खुर्रम शहजाद एक अच्छे फास्ट बॉलर को उन्होंने शामिल किया है, वरना फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे थे। खुर्रम शहजाद इतना ज्यादा नहीं खेले डोमेस्टिक सतह पे, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर चुके। उन्हें जगह पता है एटलीस्ट। देखिए T20 क्रिकेट में आपको जगह पे गेंद करना पड़ती है। हम जो पहले बात कर रहे थे कि हमारे फास्ट बॉलर जो यंगस्टर थे, हारिस रऊफ, फसरैन, इवन शाहीन शाह अफरीदी भी कभी कभी वेवर्ड हो जाते हैं। वेवर्ड से बचना है, बॉलर्स के लिए बचा तो अब कुछ भी नहीं है आपके पास। अब तो बैट्समैनों की क्रिकेट हो गई है, तो ऐसे में बॉलर को सिर्फ जगह पे गेंद करनी होती है। तो आई होप कोई चांस ज्यादा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए नहीं है, लेकिन दुआएं बहुत सारी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। इंशाल्लाह काय कोयटा बाउंस बैक करेगी। अब सूरत हाल ग्राउंड बदल गया है, एटमॉस्फेयर बदल गया है, टीमें बदल गई हैं, कॉम्बिनेशंस बदल गए, तो हो सकता है फॉर्च्यून्स भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की इंशाल्लाह जरूर बदल जाए। इंशाल्लाह। और हम भी बड़े खुश होंगे कोयटा ग्लैडिएटर को देख के, चूंकि सरफराज एक बड़ा शानदार फाइटर कैप्टन है, और मैं चाहता भी हूँ कि सरफराज अपनी स्किल्स का इस्तेमाल। नदीम भाई जो ग्रेट इंसान है ना, कमाल के इंसान। यार नसीम भाई, मैं इस पर आपसे इंशाल्लाह एक प्रोग्राम भी करूंगा। क्लब क्रिकेट बड़ी खत्म होती जा रही है, मैं चाहूंगा कि आप किस दिन टाइम दें तो हम इस पर भी प्रोग्राम करते हैं। और नदीम साहब का इस पर बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कराची के क्लब क्रिकेट पे। अवैस, ये बताएं, मुल्तान सुल्तान, आप बड़ा उसके साथ अटैच भी रहे, आपकी बड़ी हमदर्दियाँ थी मुल्तान सुल्तान पे, रिजवान भी वहाँ है, लेकिन हालात मुल्तान सुल्तान के भी वैसे ही हैं जैसे कोयटा ग्लैडिएटर के। अवैस, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा चले, अवैस को आवाज़ का कुछ इशू हो रहा है। शहजादा मोइन, ये बताएं मुझे कि बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक चीज़ है कि जो सिलेक्शन हो रही है उसमें नए लड़कों को चांस लाजमी दिया जा रहा है। मैं मोहम्मद वसीम की बहुत सारी चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन में नए लड़कों को चांस दिया जा रहा है, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को बहरहाल चांस मिल रहा है। ये एक खुशाइन बात है। जैसे मैं सऊद की बात करूँ, सऊद शकील को मुसलसल चांस मिल रहा है, बेशक खेलें ना खेलें, एक बार ताबिश को भी खिला दिया, मोहम्मद वसीम के हाथ आई सिलेक्शन। तो क्या कहते हैं, जो डोमेस्टिक खेलने वाले लड़के हैं वो खुश हैं? अच्छा, और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि मोहम्मद समी क्या कह रहे हैं? मोहम्मद समी बड़ा गायब है मंजर से। तो देखें, खासकर जो नए लड़के हैं उनको चांस देने के चीजें तो अच्छी तरफ आ रही हैं, लेकिन आप देखें चांस देने के बाद उनको प्रॉपर मौका तो दिया जाए। अब आप देखें, ताबिश खान को आपने खिलाया, लेकिन उनको प्रॉपर मौका नहीं दिया गया। अगर उन्हें मौका दिया जाता अब दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए, तो शायद वहां वो परफॉर्म करके दिखाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके साथ साथ जो है आपने दूसरे प्लेयर्स को भी ड्रॉप कर दिया, तो सिलेक्शन कमेटी दोहरे तरीके से चलती हुई नजर आ रही है। तो सीनियर्स को चांस भी देती है, जूनियर्स को भी चांस देती है, लेकिन उनको प्रॉपर, खासकर जूनियर्स को उन्हें कम से कम जो सालों बाद जो है डोमेस्टिक में परफॉर्म कर आ रहे होते हैं, उन्हें एक सीजन खिलाते हैं और एक मैच खिलवाते हैं, उसके बाद उसको बाहर कर देते हैं। तो ये सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए। अच्छा यार, एक चीज है, बेचारों पर तनकीद तो होती रहेगी, हम तो किसी चीज़ से भी खुश नहीं होंगे, वो चाहे किसी को भी मुसलसल खिला लें, अगर उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए हम उससे भी खुश नहीं होंगे, ये बात दुरुस्त है। मैं इस पर थोड़ी सी बात, नसीम भाई ये बताएं
स्पिनर्स का रोल कितना देख रहे हैं आने वाली पीएसएल में? चूंकि अब माहौल चेंज है, यूएई में स्पिनर्स बड़े कारआमद साबित होंगे। आप समझते हैं कि जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके लिए हम ज़रा स्पिनर्स को मार्क कर सकते हैं वहाँ पर कि यार ये स्पिनर बहुत अच्छा खेल सकता है? एक लड़का होता था पेशावर का, वो पता नहीं कहाँ गायब, उसको भी नहीं खिलाया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इब्तिसाम नाम था उसका, वो भी आजकल नज़र नहीं आ रहा। तो स्पिनर्स का बड़ा मेरा ख्याल है इस वक्त की रोल होगा। देखिए, उमर खान थे एक स्पिनर जिनकी शायद आप बात कर रहे हैं। इब्तिसाम शेख थे वो दूसरे स्पिनर, स्पिनर हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। कहाँ गए पता नहीं। अभी उमर खान का नाम सुना कि जो 26 प्रोबेबल्स पर बुलाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनमें उनका नाम दिखाई दे रहा है। अरे भाई, जिस वक्त वो फॉर्म में था, जिस वक्त वो परफॉर्म कर रहा था, वो अम्माद वसीम से ज्यादा अच्छी गेंदें कर रहे थे कराची किंग्स के लिए। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा। देखिए, एक और चीज अरसलान, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, यार अभी 16-17 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। अभी T20 की टीम अनाउंस होती है तो उसके पता चलता है 24 खिलाड़ी हैं। वनडे की टीम अनाउंस होती है, उसके पता चलता है 23 खिलाड़ी हैं। टेस्ट की टीम अनाउंस होती है, उसके पता चलता है 22 खिलाड़ी हैं। तो उसमें तो 4-5 इजाफी आ जाते हैं, तो वसीम खान उन 4-5 खिलाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। मैं आपको सच बता, क्योंकि जब 17 होगी ना अनाउंसमेंट, वहां पता चलेगा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का, जब 5 या 6 मिस होंगे। आज भी लोग बात कर रहे होते हैं, कहा है भाई कामरान गुलाम इतना परफॉर्म करके आ रहे हैं, आपने कामरान गुलाम को शामिल नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ थे। सैयद मोहम्मद अवैस का भी शुक्रिया, शहजाद मोइन का भी शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।